नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कश्मीर में तलाशी अभियान के दौरान भारी पथराव, आतंकियों का सुराग नहीं मिलने पर हुआ बंद। 12 घंटे तक पाकिस्तानी फायरिंग के बाद सुरक्षित निकाले गए 1700 लोग। छत्तीसगढ़ में मारे गए 15 से 20 नक्सली। 3 दिन के अभियान के बाद सीआरपीएफ का दावा, पहली बार कोबरा बटालियन की वर्दी में दिखे माओवादी। दस स्वदेशी परमाणु रिएक्टर बनाने का फैसला, मिलेगी 7000 मेगावाट बिजली। कंपनियों की कर चोरी रोकने के लिए बहुपक्षीय करार मंजूर। तीन तलाक नामंजूर करने के हक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल, निकाहनामे में शर्त पर मांगी राय। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। हरियाणा में छात्राओं के आगे झुकी सरकार, 8 दिन तक अनशन के बाद स्कूल का दर्जा बढ़ाने की अधिसूचना जारी। कल से शुरू होंगे दाखिले। और आइए देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली राज्य के दौरे पर हैं। शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। नौशेरा के बाद बालाकोट इलाके में सीमा पार से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान रेंजर्स ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा की अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की है। सेना के मुताबिक सीमा पार से सीमा चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई और मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान डेलिबरेटली सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है और बहुत ही मुश्किलों से 2-4 और दुश्वारियां हमको यहां आ रही हैं। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से अलग अलग इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। मंगलवार को फिर से नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी की गई थी। पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी का सीमाई इलाकों में रहने वाले 10,000 से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। नियंत्रण रेखा के पास से करीब 1700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तान ने अचानक फायर शुरू किया था और हमारे सिविलियन इलाके को टारगेट किया है उसने। तो फॉर्चुनेटली इसमें कोई हमारा लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम अलर्ट हैं बिल्कुल। एम्बुलेंसेज, हमारी बीपी गाड़ियां और बसेस वगैरह लोगों को शिफ्ट करने के लिए रेडी रही। उधर आतंकियों की छिपे होने की खबर के बाद शोपियां और जैनापुरा इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों ने साझा तलाशी अभियान चलाया और कई घरों की तलाशी ली गई। हालांकि सर्च ऑपरेशन में किसी आतंकी और उसके ठिकाने का पता नहीं चला। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। They are using youth for and telling them to indulge in stone pelting, other things. Action in previous years has also been taken against them for indulging in such things, and after verification of the facts and investigating the things thoroughly, if required, action shall certainly be taken against them. भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने दोनों पड़ोसी मुल्कों को बातचीत और सहयोग के जरिए समस्या का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की फिर सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल जाली साहब है। राहुल जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, मैं कहूँ दोहरी चुनौती, एक इंटरनल जो है, जिस तरीके से जनता की नाराज़गी है, और अब सीमा पार से भी कई मोर्चों पर गोलीबारी शुरू हो रही है। इसे कैसे देखा जाए और क्या ये माना जाए कि चुनौती के लिहाज से इस वक्त प्राथमिकता कहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है? देखिए, पहली बात तो हम लोग शुरू करें सीमा पार जो गोलाबारी जो हो रही है, उसमें एक पैटर्न सा दिख रहा है। ये पिछले 15 दिन से जो गोलाबारी अब पाकिस्तान जो कर रहा है, उसमें 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखनी चाहिए। एक, ये एक रेंज में हो रही है। ये पुंछ से लेके नौशेरा तक इन इलाकों में गोलाबारी होती है। नौशेरा, बालाकोट, अरनिया, पुंछ, रजौरी, ये सब
एक ही लेवल पे ये एक इलाका है, कंडेजिस जिसे एक से जुड़ा हुआ दूसरा। और दूसरी बात, ये सिर्फ सिविलियन पे टारगेट किया जा रहा है। ये जो गोलाबारी है, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो गांव जो बसे हैं बॉर्डर पे हो या एलओसी पे हो, उनके गांव पे ये टारगेट किया जा रहा है, तो उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। ये दो पैटर्न मुझे दिखते हैं जो पाकिस्तान से गोलाबारी हो रही है। ये कारण क्यों? दो कारण हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान कुछ तैयारी बड़ी तैयारी में है, पर वो शायद मुझे कम ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये एक वेव आतंकियों का भेजने की तैयारी हो रही है, यानी कि बैकअप के लिए ये पूरी ये प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल देखिए, वो बॉर्डर का एरिया साफ किया जा रहा है कि लोग ना रह पाए वहां पे, तो जो एक इंफॉर्मेशन मिलती है उसे कम कर देने के लिए मेरी राय ये है। क्योंकि ये पैटर्न एक बड़ा अजीब पैटर्न है, क्योंकि पहले गोलीबारी सीज फायर वायलेशन कश्मीर में भी हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, रणवीर सिंहपुरा में हो रहा है, पर ये बिल्कुल आप देखिए, मैं रोज देखता हूँ, पुंछ में हुआ, रजौरी में हुआ, नौशेरा में हुआ, इसी एक बेल्ट में हो रहा है। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, अब कश्मीर पे आइए। कश्मीर में एक चीज हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार सर्च एंड कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कर रही है। आज भी हुआ शुपियन में, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ गए हुए हैं। होता क्या है कि ये सारी जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हैं, ये आधा छोड़ देना पड़ता है। जैसे आज हुआ, पत्थरबाजी शुरू हो गई तो ये हट गए वहाँ से, पीछे हटना पड़ा, या आतंकियों को पकड़ नहीं पाते हैं। मुझे इसमें एक जो बहुत बड़ी वीकनेस जो दिख रही है, अगर इन्हें कॉर्डन एंड सर्च करना है तो 90s में जो एक पूरे रीजन का कॉर्डन एंड सर्च होता था, कि आप एक ही एरिया में अगर करोगे तो अगर आतंकी वहां है उन्हें खबर मिल जाती है और वहां से हट के शिफ्ट कर जाते हैं। तो अगर आपको करना है तो आप पूरे साउथ कश्मीर में करिए, तभी शायद कुछ इसका फायदा होगा। तो ये दो सिक्योरिटी एंगल से देखा जाए तो ये बहुत दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन कोरोना फली जो मैं कहूँ कि रणनीति है, वो तभी कारगर होती है जब स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा होता जी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर हालात थोड़े से उससे अलग दिख रहे हैं। उस दिशा में क्या कोई कदम दिख रहा है? और जो हालात हैं, नाराजगी है, वो आखिर बढ़ती क्यों जा रही है? देखिए, अब जो नाराजगी का जो लेवल है, उसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। वो एक कारण नहीं है, और शायद एक प्रोग्राम में आप पूरे कारण गिना भी नहीं पाए, और जो समय है। पर अभी मामला ऐसा है, अगर मैं साफ आ जाऊं, जो जिस पे आपका संकेत भी है, आज की तारीख में कश्मीर में ये हाल है कि अगर आप बातचीत का हाथ भी बढ़ाएं तो उस हाथ को पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गई कश्मीर में, तो एक पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोग गए मिलने, तो दरवाजे बंद कर दिए गए, और यही स्थिति है। देखिए, अभी कल मिनिस्टर के साथ हुआ, वो एक, और जिस एरिया में वो रैली कर रही थी, जहाँ कर रही थी, शेर कश्मीर का कन्वेंशन सेंटर, और वो बिल्कुल लेक पे है, एक बड़ा 5 सितारा होटल जैसा वो बनाया गया अभी तक कन्वेंशन सेंटर के साथ। वहाँ से उनको छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि औरतें आई थी, तो औरतों ने कहा कि जिसके लिए बुलाया गया था वो नहीं हुआ, और वहाँ नारेबाजी हुई। तो इस स्थिति में जहाँ चीफ मिनिस्टर खुद दिक्कत उन्हें हो रही है, तो आप बातचीत का सिलसिला जरूर अभी करना, मुझे लगता है काउंटर वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। पर यह भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सारे दरवाजे बंद कर दो। हम राजनीति वही होती है जहां आप कुछ ना कुछ, अगर दरवाजे बंद भी हो रहे हैं तो कोई साइड डोर हमेशा खुला रहता है। तो वो अब सरकार को देखना है, वो साइड डोर कैसे, किस लेवल पे खुला रखें। और पहले भी जो हुआ है, उन वाजपेयी जी की सब बात करते हैं, वाजपेयी जी ने साइड डोर खुले रखे थे, और ट्रैक 2 पे बहुत काम होता था, जो आपके चैनलों में नहीं दिखता था। आज एक और दो जो प्रॉब्लम है, हर बात पहले चैनल पे आती है और फिर ग्राउंड में वो चले जाती है। तो शायद इससे भी हमें अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि चैनल एक माहौल बना देता है, तो आप कुछ करना भी चाहो तो आप नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और जहां मैंने ये, क्योंकि अभी आपको माहौल बनाना है कि आप बातचीत कर पाओ। ये नहीं है कि हर कश्मीरी पत्थरबाज हो गया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कश्मीरी तैयार है, पर डर का एक माहौल है, जो कश्मीरी चाहता है। जी, पहले आपको उस डर को हटाना पड़ेगा। वो डर
हटाने की जो पहली जिम्मेदारी मैं कहूँ है वो लोकल वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों पर है। देखिए, लेकिन आज क्या डिस्कनेक्ट इतना ज़्यादा है कि या उनके अंदर भी डर है? देखिए, उनके अंदर बाकायदा डर है। आज की तारीख में अगर साफ देखा जाए, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जिसको हम कहते हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज के जो लोग हैं, वो खुद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो उस स्थिति में आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव की बात क्या करोगे? ये अभी सिक्योरिटी लेवल पे आपको जो आतंकी हैं और आतंक के सपोर्टर्स हैं, पहले उनको टैकल करना पड़ेगा, परसुएड करना पड़ेगा कि ये ना करें। उसी के बाद एक माहौल बने जिसमें बातचीत आप कर पाए, और वो माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और वो माहौल आधे अधूरे चीजों से नहीं, आधे अधूरे इरादों से भी नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। यह थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। फलस्तीन प्रमुख महमूद अब्बास की भारत यात्रा, जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा, भारत कैसे बिठाएगा दोनों देशों में संतुलन? देखिए देश देशांतर, रात 8:30 बजे। सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ ने बीजापुर में 15 से 20 नक्सलियों को मारने का दावा किया है। सुकमा हमले के बाद नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर नक्सलियों से लोहा लेते सुरक्षा बल के जवान। यह अभियान 13 मई से 15 मई के बीच चलाया गया। इसमें 350 अधिकारी और जवान शामिल थे। सीआरपीएफ का दावा है कि अभियान के दौरान कई नक्सली मारे गए। फोर्स ने मुख्य लड़ाई 2 दिन लगातार लड़ी, होती 13 की रात में और 14 की रात में, और करीब 15 से 20 माओवादियों का मारे गए। 24 अप्रैल को सुकमा हमले के बाद नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति अमल में लाई जा रही है। हमले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की जान चली गई थी। इसमें शामिल 17 माओवादियों को पकड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि जान बचाने के लिए माओवादी हुलिया भी बदल रहे हैं। जो विशेष चीज नई बात देखने में आई कि अमूमन माओवादी जो हैं वो काले कपड़े पहनते थे। पहली बार हमने देखा कि कोबरा की ड्रेस में, जो हमारा कोबरा का यूनिफॉर्म है, उसमें उनके माओवादी जो कोबरा के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। इस बार खुफिया सूचनाओं और तकनीक की मदद से अभियान चलाए गए। माओवादियों पर नजर रखने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। रायपुर से पूरे अभियान पर नजर रखी गई। जो इस इंटेन ऑपरेशन में इंडियन एयर फोर्सेस का भी काफ़ी एक अच्छा भूमिका रहा। उन्होंने तत्काल घायलों को रिवाइव करने के लिए पूरा मदद किया है, और एक बेहतरीन जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के लिए एक अच्छा नमूना रहा है ये। बीते दिनों गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में नक्सल पीड़ित 10 राज्यों की बैठक हुई थी। इसमें नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति पर चर्चा हुई थी। इसके बाद सीआरपीएफ ने माओवादियों के खिलाफ 200 विशेष अभियान चलाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में भारी जलाधारित परमाणु बिजली के 10 संयंत्र लगाने का फैसला किया गया। हर यूनिट की क्षमता 700 मेगावाट होगी। इसके अलावा सरकार ने नई कोयला आपूर्ति नीति और स्वदेशी टीके बनाने के मिशन को मंजूरी दी है। देश में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 हैवी वाटर रिएक्टर बनाने को मंजूरी दी है। इससे 7000 मेगावाट बिजली मिलेगी। साथ ही स्वदेशी परमाणु उद्योग को 70,000 करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 70,000 करोड़ रुपीस, जिससे भारत की खुद की क्षमता परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और बढ़ेगी, और लगभग 33,400 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर इससे निर्माण होंगे। 33,400 जॉब्स। मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई कोयला आपूर्ति नीति शक्ति को मंजूरी दी गई। बैठक में काले धन को रोकने के लिए कर संधि में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इस BPS एक्शन 15 रिपोर्ट जिसमें लिखा गया था डेवलपिंग अ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट टू मॉडिफाई ऑल दीज बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज, ये कंक्लूड हुआ है और भारत भी उसमें उसके समक्ष अपने मंजूरी दे रहा है। वी आर साइनिंग दिस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के पुनर्गठन योजना और असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मातृत्व लाभ कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने स्वदेशी और सस्ते टीके बनाने के लिए बायोफार्मा मिशन को मंजूरी दी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में लूट और हत्या की कई घटनाएं हुई। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के लिए विपक्ष सरकार को जिम्मेदार बता रहा है और इस बीच राज्य सरकार ने दावा किया कि हालात सुधर रहे हैं। यूपी में हत्या और लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को राजधानी लखनऊ में कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी अनुराग तिवारी का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला। हालांकि प्राथमिक जांच में उनकी मौत को मानसिक तनाव में ब्रेन हेमरेज का मामला बताया जा रहा है। बुधवार को ही अमरोहा जिले के गजरौला में BSP नेता और नगर पंचायत का चुनाव लड़ चुके कैलाश ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इधर मथुरा में 2 व्यापारियों की हत्या और लूट से नाराज व्यापारियों ने बुधवार को बाजार बंद कर विरोध जताया। ये आंदोलन अभी तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा आंदोलन व्यापार मंडल करना जानता है। मथुरा के साथ साथ प्रदेश भय मुक्ति चाहिए। पब्लिक का, व्यापारियों का प्रदेश के अंदर पुलिस से विश्वास उठ चुका है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा और DGP सुलखान सिंह मथुरा पहुंचे। स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा ने पीड़ित व्यापारियों के परिवार से मुलाकात कर घटना के जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया। और इस तरह की आगे घटनाएं ना हो, पूरा उत्तर प्रदेश खासतौर से ब्रज क्राइम फ्री हो, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का भाव लोगों में पैदा हो, उसके लिए जितने भी प्रभावी कदम हमको उठाने हम उठाएंगे। विपक्ष ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था सुधारने में नाकाम रही है। सहारनपुर की घटना, मुजफ्फरनगर घटना, मेरठ की घटना और जिस तरह से मथुरा की सराफा बाजार में 2 व्यापारियों को जिस ढंग से मारा गया, आगरा की घटना, पूर्वांचल के कई जिलों में खुद गोरखपुर के एक बड़े व्यापारी को मारा गया। कानून व्यवस्था के हालात उत्तर प्रदेश में सुधरे नहीं हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा पहले से ज्यादा खराब है। यूपी में पिछले कुछ दिनों में लूट और हत्या की कई वारदातें हुई हैं। हाथरस, आगरा, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी में कई व्यापारियों के यहां लूट और हत्या के बाद प्रदेश सरकार की क्षमता पर कई सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल निकाय चुनावों में भारी जीत दर्ज की है। पार्टी ने 7 से 4 निकायों पर कब्जा किया है, जिनमें दोमकल, रायगंज, शाली शामिल हैं। साथ ही पहली बार दार्जिलिंग इलाके के मेरिक में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी GJM को मात दी। वहीं GJM ने दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कालिम्पोंग में जीत हासिल की है। TMC ने जाली, मेरिक, रायगंज और दोमकल में जीत हासिल की। चुनाव में वाम दल और CPM के साथ ही BJP निराशा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड सरकार के किराएदारी कानून के खिलाफ आदिवासियों के आंदोलन का समर्थन किया है। बुधवार को रांची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार कॉरपोरेट घरानों के लिए जनजातीय लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। बुधवार को रांची पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CNT-SPT एक्ट में संशोधन का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के छोटा नागपुर किराएदारी कानून और संथल परगना किराएदारी कानून में संशोधन राज्य के हित में नहीं है। जो खेती की जमीन है उसको गैर कृषि भूमि में और व्यावसायिक भूमि में आप परिणत कर देंगे तो ये जो कानून बना हुआ है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उसका तो उनको कवच नहीं मिलेगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य है। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार CNT-SPT एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक स्थानीय लोगों की जमीन सिर्फ स्कूल और अस्पताल जैसी विकास परियोजनाओं के लिए ली जाएगी।
ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि नीतीश कुमार के घर में खुद आग लगी है और वो झारखंड में रोटी सेकने आ गए। कि जब झारखंड के उम्मीदवार बिहार जाते हैं नौकरियों के लिए, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए, तो उनके आवेदन को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो बिहार के मूल निवासी नहीं है, जबकि झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल झारखंड का जनजातीय समुदाय पिछले कई दिन से राज्य के भूमि कानूनों में संशोधन के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। लोगों का कहना है कि इससे आदिवासियों का जमीन पर अधिकार खत्म हो जाएगा। टीएससी में गलत संशोधन वो सबको ये सब वापस करना है और जो इन दोनों कानून उल्टी सीधा हुआ है इसको ठीक करना है, जाकि आदिवासियों को जमीन बचा सके। CNT SPT एक्ट के जरिए सरकार ने कृषि जमीन के गैर कृषि इस्तेमाल का प्रावधान किया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इससे संबंधित अध्यादेश हाल ही में राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा था। राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश पर केंद्र सरकार से राय मांगी है। विरोधियों का कहना है कि इन संशोधनों से सिर्फ बिजनेस लॉबीज और कॉर्पोरेट्स को फायदा होगा। वहीं सरकार कहती है कि इन संशोधनों से झारखंड में विकास की गति तेज होगी। एक ओर जहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर इन संशोधनों के खिलाफ पूरे झारखंड में विरोध तेज होता जा रहा है। रांची से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आयकर विभाग के छापे के खिलाफ आरजेडी ने आज पटना में बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस पहुंचे और बीजेपी नेता सुशील मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर पथराव किया, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने प्रदर्शन पर अफसोस जताया और प्रदर्शन को लेकर पार्टी आलाकमान को जानकारी भी नहीं थी। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू यादव पर बेनामी जमीन के लेन देन का आरोप लगाया था। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार से पूछताछ की। यह कार्रवाई 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले के सिलसिले में हुई। वैभव को पिछले सप्ताह तलब किया गया था। कुमार को कुछ फाइलें लाने को कहा गया था। अधिकारियों ने आज इनकी भी जांच की। इस मामले में पिछले हफ्ते कपिल मिश्रा का बयान दर्ज हुआ था। हटाए जाने से पहले मिश्रा के पास दिल्ली जल बोर्ड का प्रभार था। उन्होंने केजरीवाल पर जांच को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा है कि क्या निकाहनामे में महिला को 3 तलाक से इनकार का विकल्प दिया जा सकता है। वहीं सरकार ने एक बार फिर कहा कि 3 तलाक महिला अधिकार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा कि क्या 3 तलाक मंजूर नहीं करने का अधिकार महिलाओं को मिल सकता है और उसे निकाहनामा में भी शामिल किया जा सकता है। बोर्ड ने कोर्ट को 14 अप्रैल 2017 को पास किए गए फैसले के बारे में बताया। इसमें 3 तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही गई है। मेरी राय और मुस्लिम कम्युनिटी की राय ये है कि ये चूंकि अन इस्लामिक है तो कोर्ट इसमें हस्तक्षेप न करे। सरकार का कहना था कि 3 तलाक का मामला संवैधानिक अधिकार के तहत ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसीलिए इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला नहीं दिया जा सकता। कि हर चीज जो है, हर प्रैक्टिस जो है वो सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स है। और दूसरा, अगर वो कोई रिलीजन का भी पार्ट है तो सिर्फ वो पार्ट प्रोटेक्टेड है जो इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है। और क्योंकि सब कोई मान के चल रहे हैं बहस में कि तलाक़े बिद्दत ऑप्शनल है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी लेजिटिमेसी इसेंशियल प्रैक्टिसेस की नहीं हो सकती। 3 तलाक को लेकर संविधान पीठ के समक्ष 11 मई से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि वो 3 तलाक को कानून और मूल अधिकार की नजर से देखेगा। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में छात्राओं को एक बड़ी जीत मिली है। 8 दिन टेंशन के बाद सरकार ने आज रेवाड़ी में एक स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया। स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ति हो गई है और कल से दाखिला भी शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी में 10 मई से भूख हड़ताल पर बैठी इन लड़कियों के आगे हरियाणा सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी। ये सूचना देने के लिए खुद उपायुक्त धरना स्थल पर पहुंचे। उनको अपग्रेड कर दिया है। ये लेटर, ये नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूँ और ये लेटर में देना चाहूँगा। स्कूल जो है सरकार ने अपग्रेड कर दिया है। स्कूल की बिल्डिंग का भी अपग्रेड होगा।
और आगे जैसी जो भी डिमांड होगी, लेटर की जब स्कूल अपग्रेड हुआ है तो टीचर्स तो आएंगे ही। घोषणा के बाद छात्राओं ने अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने 15 मई को ही इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन छात्राएं लिखित आदेश पर अड़ी थी। गोठड़ा का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है और डीओ और हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने एक प्रिंसिपल वहां डिप्यूट कर दिया है। रेवाड़ी के गांव गोठड़ा टप्पा डहीना के स्कूल की 85 से ज्यादा छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठी थीं। इसमें से 13 आमरण अनशन पर थीं। छात्राएं 12वीं तक स्कूल ना होने से नाराज थीं। इन्हें 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उनका आरोप है कि रास्ते में अक्सर छेड़खानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुलभूषण जाधव मामले पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गुरुवार को भारतीय समय के मुताबिक दिन के 3:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। भारत ने जाधव की सुनवाई खत्म होने तक मौत की सजा रोके जाने और उसे मिलाने की मांग की थी। ये दोनों मांगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मानवाधिकारों के मापदंडों के अनुकूल हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।